करेंगे तेजस्वी यादव के साथ तो आंदोलन बड़ा होगा बिहार में। क्या भाई क्यों इस विषय को आप उठा रहे हैं? जैसा मैंने मुद्दे कहा, एक हैं, तेजस्वी यादव और आपके मुद्दे बिल्कुल ही एक हैं। आप हाँ जो तो आप ठीक बात है, वो बोलते अपनी हो जगह से मुद्दे उठा रहे हैं, मैं अपनी जगह से मुद्दे उठा रहा हूँ। ये विषय कहाँ से आ रहा है? वरिष्ठ मंत्री हैं विजेंद्र यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर अमेरिका के पार्लियामेंट में हमला हो जाता है तो बिहार में हमला होता है तो क्या बड़ी बात है। अब ये तो सोच लीजिए, सोच है उनकी। भाई मुझे इशू इस बात का है कि भाई आप दूसरे क्राइम रेट्स को दिखाकर आप अपनी बातों को जायज नहीं कर सकते ना। दूसरी जगह अगर अपराध हो रहा है और यहाँ पर अगर अपराध हो रहा है, उसकी तुलना करके आप अपने अपराध को आप जायज नहीं ठहरा सकते। आपको नई परंपरा, आपको तो भाई एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं ना कि भैया जीरो टॉलरेंस है आपका क्राइम को लेकर। तो आपको तो प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए कि देखिए हमारा प्रदेश ऐसा है जहां पर एक अपराध नहीं होता। आपको तो यहां से मिसाल पैदा करनी चाहिए। बट अगर आपकी और आपके मंत्रियों की सोच ही ऐसी है जहां दूसरों के अपराध को दिखाकर आप अपने यहाँ अपराध को शरण देते हैं, अपने यहाँ अपराध का संरक्षण करते हैं, तो उसको बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। रिएक्शन है? ठीक है, उस पर हम क्या बोलें? आप ही लोग रोज ही बता रहे हैं, हम तो शुरू से ये बोलते ही आए हैं। चुनाव में जब मैं ये बोलता था कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमरा गया है, किन किन विषयों को मैंने उठाया था चुनाव के दौरान? मैंने यही बोला था कि किस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री, क्योंकि उस वक्त भी चुनाव से पूर्व भी हमारे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के गृह मंत्री थे, उस वक्त भी हत्याओं का सिलसिला इसी तरीके से चल रहा था। और आज मुझे बताइए ना कि किसी भी नेशनल चैनल पे या आप सबके पोर्टल्स पे आए दिन अगर बिहार की सुर्खियां कोई खबर बनती है तो किस बात की बनती है? इसी बात की बनती है कि यहाँ पे हत्या हुई, वहाँ पे हत्या हुई। दरोगा तक, मतलब जिनके हाथों में प्रदेश की सुरक्षा की कमान है, अगर वही लोग सुरक्षित नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि भैया ये मुख्यमंत्री के खिलाफ है इसीलिए सवाल उठा रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, पर संजोग है कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं। अगर उनसे गृह विभाग नहीं संभल रहा और इस तरीके से अगर आए दिन हत्याएं होती रहेंगी, हम लोग कब तक इंतजार करेंगे भैया, जब तक प्रदेश की आबादी हत्याओं में खत्म ना हो जाए? आप योजनाएं आप लेकर आते हैं कि किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। उस वक्त भी हम लोगों ने इस प्रश्न को उठाया था कि कहीं ना कहीं इससे अपराध को बढ़ावा मिलेगा। और आज आप देख रहे हैं किस तरीके से आए दिन दलित परिवारों में भी हत्याएं हो रही हैं। और उसके बाद जो आपने घोषणा की थी, जो चुनावी झुंझुना आपने दिखाया था कि उसके बाद आप सरकारी नौकरी देंगे, कोई एक परिवार मुझे दिखा दीजिए जिसको नौकरी मिली हो। एक परिवार आप बताइए ना जहां पे दलित की हत्या हुई हो, उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी का लाभ मिला हो। और जब उसके बाद जब आप शासन के लोगों से पूछे, प्रशासन के लोगों से पूछे, तो कहा जाता है कि भैया इस पर कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया। तो एक तरफ हत्याएं आए दिन होती जा रही हैं और यही तमाम वो विषय जो मैंने चुनाव में उठाए थे। भ्रष्टाचार का विषय मैंने चुनाव के दौरान मैंने उठाया था। इस बार का बजट देख लीजिए, जिस तरीके से 7 निश्चय पार्ट 2 को में बढ़ाकर राशि उसमें देने का उसमें घोषणा की गई है। तो ये सब क्या है भैया? भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। पिछली जो आपके 7 निश्चय पार्ट 1 था, आप उसमें बता दीजिए ना कि क्या आपकी उपलब्धियां हासिल हुई, कि आप उसको और बढ़ावा देने की आप बात कर रहे हैं। आज आप नल जल योजना में आज आके बता दीजिए, कौन सा एक कोई गांव मुझे बता दीजिए जो नल जल योजना से संतुष्ट हो, जहां पे पाइपें ना फट रही हो, टैंकियां ना फट रही हो। आप मुझे बताइए ना कौन सी योजना जिसपे गुणवत्ता पे ध्यान दिया गया है। तो अपराध हो या भ्रष्टाचार हो, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं कि आज पुनः संजोगवश या परिस्थितिवश आप पुनः हमारे प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, पुनः ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित कीजिए, अपराध को नियंत्रित कीजिए। अल्पसंख्यक को जो है पैसे कम आवंटित किए गए हैं बजट में, क्या कह सकते हैं इसको? सरकार का रवैया कैसा है दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री खैर दलितों के हितैषी तो मुख्यमंत्री खैर कभी रहे नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को बांटने की राजनीति की, भले वो दलित को महादलित करने की बात हो, पिछड़ा अति पिछड़ा, इन्होंने दलित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सबको इन्होंने बांटकर अपना वोट बैंक बनाने का इन्होंने काम किया। उसी में इन्होंने एक वोट बैंक बनाने का काम किया था अल्पसंख्यकों को भी अपना एक सेक्युलर चेहरा दिखाकर, एक सेक्युलर छवि दिखाकर इन्होंने ये भी कोशिश की थी। बट जिस तरीके से इस बार उनको शायद चुनाव में इन लोगों का समर्थन नहीं मिला, तो अब आप उसका बदला बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए, पर अब अगर उनका जिनको लाभ नहीं मिला या जिनका इनको वोट नहीं मिला, वो इनके लिए शायद मायने नहीं रखते। आप उठाते हैं बिहार को लेकर, तेजस्वी यादव भी सेम टू सेम वही मुद्दे उठा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में बिहार के 2 युवा तेजस्वी यादव और चिराग पासवान क्या साथ आ रहे हैं? भाई भूल जाइए ना चिराग पासवान, तेजस्वी यादव को। आप किसी भी बिहारी को पूछ लीजिए, आप ये विषय नहीं उठा रहे। आप सब मीडिया के लोग मुझे बताइए ना, आप लोग ये विषय नहीं उठा रहे। आप लोग नहीं बोल रहे हत्या नहीं हो रही, आप लोग नहीं बोल रहे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, आप लोग नहीं बोल रहे कि बिहार की हालात कितने बद से बदतर हो गए।
मुझे डर है उस दिन का जिस दिन बिहार हमारा सिर्फ एक बुजुर्ग प्रदेश बन के रह जाएगा। युवा रहना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे, रह नहीं पा रहे हैं बिहार में। एक सक्षम परिवार बता दीजिए सबसे पहले, और मैं सबकी मैं बात कर रहा हूँ, मीडिया के साथियों की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग एक सक्षम परिवार होगा सबसे पहले अपने बेटा बेटी को दिल्ली भेजेगा पढ़ने के लिए, बम्बई भेजेगा पढ़ने के लिए, फिर वो वहीं रहेगा, वहीं रोजगार करेगा, वहीं शादी करेगा, वहीं बच्चे पैदा करेगा, और उसके बाद बुढ़ापे में कभी माता पिता की तबीयत खराब होगी तो मिलने आएगा, वो भी समय पे पहुंच पाया तब। तो ये मैं या तेजस्वी की बात नहीं है, हर बिहारी ये सवाल उठा रहा है। चुनाव में भी इसीलिए मैंने प्रमुखता से इन विषयों को मैंने सामने रखा था। और आज अगर हमारे मुख्यमंत्री अगर इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते और पिछले निरंतर अपने मुख्यमंत्री काल में जिस तरीके से वो इन तमाम विषयों पर आंखें मूंद कर बैठे हैं और उसकी वजह से बिहार हमारा बर्बाद होता जा रहा है, आज भी अगर उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली और इन बातों का संज्ञान नहीं लिया तो बिहार बर्बादी की कगार पे जाने से कोई नहीं बचा। लेकिन उन्होंने टारगेट पे ले लिया आपको, लोजपा को तोड़ने। अरे ले लीजिए ना भाई, मुझे टारगेट पे लेके क्या करेंगे? तोड़ ली मेरी पार्टी, खत्म कर दिया मुझे। अगर भैया चिराग पासवान को खत्म ही कर दिया है मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, तो फिर उसके बाद मुझसे घबराना क्यों? क्यों मुझे इतनी अहमियत दे रहे हैं? क्यों मेरी पार्टी को इतनी अहमियत दे रहे हैं? क्यों मेरे लोगों को अपने साथ करने की बात कर रहे हैं? और मैं बता दूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, क्योंकि उन्होंने नई जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपने जिन सहयोगी को दी है, आरसीपी सिंह जी को दी है, कहीं ना कहीं वो भी उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जो 204, 5, 206 जो भी लोग उन्होंने बताए कि लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी ने पूरी विस्तार से आपको उस बारे में जानकारी दी है इससे पहले भी कि उसमें से कितने लोग लोजपा के हैं। और मुख्यमंत्री इस बात का भी ध्यान रखे, कई तो उसमें नाबालिग लोग हैं और कई ऐसे हैं जो कि आप ही के पार्टी से चुनाव लड़े और आप ही उसको दोबारा सदस्यता दे रहे हैं, कई रालोसपा के लोग हैं। तो अगर आरसीपी सिंह जी के साथ धोखा हुआ है या आरसीपी सिंह जी मुख्यमंत्री को धोखा दे रहे हैं, दोनों सूरत में मुख्यमंत्री को सचेत रहने की जरूरत है। और जहां तक रही बात भाई लोक जनशक्ति पार्टी की, लोक जनशक्ति पार्टी ने संघर्ष का रास्ता चुना है। हम लोग कोई रेड कारपेट पे चलने वाला रास्ता वो स्वतः चुना है। अगर मुझे रेड कारपेट पे ही चलना होता ना, सत्ता का सुख लेना होता, मुख्यमंत्री 15 सीटें दे रहे थे, मैं 15 सीटें लेता, 12 विधायक जीता, 2 मंत्री बनते और मैं आराम से चैन की जिंदगी जी रहा होता। पर मेरी लड़ाई बिहार की अस्मिता की है, बिहार के विकास की, और ये संघर्ष का रास्ता मैंने स्वतः चुना है। जो संघर्ष कर पाएगा वो लंबे समय तक लोक जनशक्ति पार्टी के साथ चलेगा। जिसको सत्ता का लाभ लेना, जिसको आराम का रास्ता लेना, उनको जहां जाना जाए। संघर्ष का रास्ता